हे गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस क्नू पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे आर के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने प्राचीन भारत पढ़ा है और उसका भी प्री सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा मेन सेक्शन है। आइए स्टार्ट करते हैं। 2021 का मेंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो ये निमंत्रण आपका दौलत खां लोधी ने प्लस मेवाड़ के शासक राणा सांगा दोनों ने ही जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। दौलत खां लोधी उस टाइम पंजाब का सूबेदार था। इसने सोचा कि बाबर जो है भारत को लूट कर चला जाएगा, इब्राहिम लोधी जो वहाँ का शासक था उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, जिसका लाभ किसे मिलेगा? तो दौलत खां लोधी को मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये जो है आपका कुमारगुप्त प्रथम, जो गुप्त काल से संबंधित है। इनसे संबंधित है कौन सी प्रशस्ति? तो मंदसौर प्रशस्ति। इसकी रचना किसने की है मंदसौर प्रशस्ति की? तो वत्स भट्टी द्वारा इसकी रचना की गई है। इसमें जो है सूर्य पूजा का वर्णन है और रेशम का काम करने वाले का भी जिक्र दिया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि रेशम बुनकरों का किसमें जिक्र है? तो मंदसौर प्रशस्ति में जो है इसका जिक्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थल है और संबंधित तीर्थंकर हैं कि कौन से स्थल से कौन से तीर्थंकर जो है संबंधित है। तो श्रावस्ती से आपके संभवनाथ संबंधित हैं, कांकदी से सुविधानाथ, अयोध्या से आपके ऋषभनाथ, ये इंपॉर्टेंट है ऋषभनाथ जो आपके पहले तीर्थंकर हैं। पभोसा जो है पद्म प्रभु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाणिक स्थल पश्चिम से पूर्व, हमें इसे क्रम में लगाना है। तो मध्य पाषाणिक स्थल हैं ये सभी जो दिए हुए हैं। मदहा जो है आपका यूपी में है, लेखैया भी आपका यूपी में है और पेसरा आपका कहाँ है? बिहार में। और वीरभानपुर आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। वेस्ट बंगाल जो लिखा है ये यही है। तो ये मध्य पाषाणिक कालीन स्थल हैं कौन कौन से? मदहा, लेखैया, पेसरा और वीरभानपुर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चोलकालीन नटराज भगवान की मूर्ति की विशेषता है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको हम देखते हैं। तो मूर्ति जो है नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। जो चोलकालीन नटराज की मूर्ति है भगवान शिव की, वो कैसी है? तो उनके जो है 4 हाथ दिख रहे हैं शिव के। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हुए हैं और बाएं कान में वह एक महिला का कुंडल पहने हुए हैं। ये जो है अर्धनारीश्वर का रूप प्रदर्शित करती है। कौन करती है? तो चोलकालीन नटराज की भगवान की मूर्ति किससे संबंधित है? तो शिव भगवान से संबंधित है। अब हम देखेंगे 2017 का मेंस का पेपर देखेंगे। ये भी मिलान में दिया गया है कि पुरातात्विक स्थल दिया है, दूसरी तरफ खोज करता है कि कौन से स्थल की किसने खोज की है। तो हड़प्पा की जो खोज की है वो किसने की है? दयाराम साहनी ने। कब की है? 1921 में। याद रखिएगा, ये इनका कार्यकाल है 1923 से 24 में। हस्तिनापुर की किसने खोज की है? तो बीबी पाल हैं, इन्होंने खोज की है। तक्षशिला की खोज जो है जॉन मार्शल ने की है। कौसाम्बी की खोज जो है NG मजुमदार ने की है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारे स्थल और ये खोजकर्ता। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है और कब की है, ईयर के साथ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको तैयार रहे दोनों। अब यहाँ पे जो है राजधानी दी हुई थी प्लस आपका महाजनपद दिया हुआ था कि मिलान करना है कौन सा राजधानी कौन से जनपद से संबंधित है, महाजनपद से। तो अंग की राजधानी जो है चंपा है, वत्स की राजधानी आपकी कौसाम्बी है, अंग जो है आपका बिहार में है, वत्स जो है आपका यूपी में है। कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती, ये भी यूपी का ही है। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर, जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो मत्स्य आपका महाजनपद है, कौशल भी आपका महाजनपद है, वत्स्य और अंग ये सभी महाजनपद है और इन सबकी राजधानियाँ हमें दी हुई हैं। मिलान करना था इसको। क्वेश्चन नंबर है 3, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका नदी पर जो है ज्ञान प्राप्त होता है। ये कहाँ पे है ऋजुपालिका नदी? तो जिम्भिक ग्राम के निकट जो है इनको ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हीं ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं महावीर स्वामी के भाषा में, या फिर उन लोगों के उसमें। अब हम देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे ये वैशाली के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक कुल में जन्म लिया इनका। तो इम्पॉर्टेंट है इनका महावीर स्वामी का कि ये किस कुल के हैं? तो ज्ञात्रिक कुल के ये संबंधित है। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? वैशाली के
कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन है महावीर स्वामी के? तो सिद्धार्थ हैं, जो वज्जी संघ के प्रधान थे उस टाइम पे। माता कौन है महावीर स्वामी की? तो त्रिशला हैं, जो लिच्छवी गणराज राजकुमारी चेटक की बहन थी। चेटक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहन कौन थी? त्रिशला थी। और त्रिशला किसकी माता है? तो महावीर स्वामी की माता है। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? तो यशोदा थी। और इन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे हम क्या कहेंगे? कैवल्य कहेंगे। ये कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये साल का वृक्ष था। जबकि यहीं आपके महात्मा बुद्ध जब किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे? तो उनका वृक्ष था पीपल का वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? तो केवलिन कहलाए। महावीर स्वामी जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाते हैं? केवलिन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 हमारा, ये भी हमें सुमेलित करना था। डिमेट्रियस जो है किससे संबंधित है? किस शासक से? तो ये हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन आपका शक शासक था। गोंडोफर्नीज जो है पहलव शासक था। विम कटफिसस किससे संबंधित है? तो ये कुषाण वंश का शासक था। विम कटफिसस आपका कुषाण वंश का शासक, गोंडोफर्नीज जो है पहलव वंश का शासक, रुद्रदामन जो है आपका शक से संबंधित है, और डिमेट्रियस किससे संबंधित है? तो ये हिंद यूनानी शासक था। क्वेश्चन नंबर है 5, देखते हैं। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ है। आगे हम देखते हैं नोट इसमें। इसकी राजभाषा क्या थी सातवाहनों की? तो सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। सातवाहन शासकों ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को भी अपनाया है। तो संस्कृत के साथ साथ इन्होंने अन्य लोक जो प्रचलित भाषाएं थी उस लोक में उस टाइम पे, उसको भी इन्होंने अपनाया था। इनकी राजभाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा प्रचलित थी उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दिनार कहते हैं। गुप्त काल में ही जो चांदी की मुद्रा प्रचलित थी उसे हम क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। चांदी की मुद्रा जो है प्रकाशित करने वाला या चालित करने वाला सब पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 का हम मेंस देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में जो है प्रवचन किया था, मतलब वहाँ पे गए थे। तो ये कब गए थे? नूतन भूतन काल में गए थे। और कहाँ पे इन्होंने जो है प्रवचन किया? तो गंगा घाटी में किया। क्योंकि यहाँ क्यों किया, इसका भी क्या कारण था? तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इस काल में शुष्कता का चरण था, इसीलिए इन्होंने जो है गंगा घाटी में प्रवचन किया। अगला हम देखेंगे, ये सभी जो है तीर्थंकर हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर हैं, जिसमें इसमें 4 ऑप्शन में दिया था कि कौन से तीर्थंकर इसमें नहीं हैं। तो जो हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऋषभनाथ जो हैं आपके पहले तीर्थंकर हैं, जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। ये जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ भी है। दूसरे तीर्थंकर आपके कौन है? जतिननाथ हैं। और तीसरे हैं संभवनाथ। ये क्रम से है 1 2 3। एंड अब 19 नंबर पे जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है? मल्ली नाथ नाम है। और 22वें नंबर पे जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है नेमिनाथ। 23वें और 24वें, इन सबको 19, 22, 23, 24 ये चारों आपके इधर तैयार होने चाहिए, प्लस आपके 1 2 3 ये वाले तैयार होने चाहिए, ताकि आप इजिली एलिमिनेट कर सकें। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थंकर हैं। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 3। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी हुई है। तो अंग की राजधानी अभी हमने पढ़ा था चंपा है। मगध की राजधानी ग्रीवरज या राजगृह है। वज्जी की जो राजधानी है वो वैशाली या जिसे हम विदेह भी कहते हैं। मत्स्य की राजधानी आपका क्या है? विराटनगर, जो कहाँ पे है? मत्स्य आपका राजस्थान में है। अस्मक की राजधानी आपका पोटन या पोटली है। गांधार की राजधानी क्या है? तो तक्षशिला है। कंबोज की राजधानी आपकी राजपुर या हाटक, जो भी ऑप्शन में दिया रहे उसको ही मान लीजिएगा। अवंती की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? तो उज्जैन हो जाएगी। नॉर्थ में जो है क्या कहा जाता था? अवंती की राजधानी को उज्जैन कहा जाता था, जबकि साउथ में जो है अवंती की राजधानी क्या कहलाती थी? तो महिष्मती कहलाती थी। दोनों ही याद रखिएगा कि नॉर्थ में इसे उज्जैन कहा जाता था और साउथ में इसे क्या कहा जाता था? महिष्मती। यूपी में जो है कुल 8 जो है आपके महाजनपद पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 8 महाजनपद थे। देखते हैं,
कौन कौन से हैं यूपी के महाजनपद? तो मल्ल जो है ये आपका यूपी का जनपद है। इसकी राजधानी क्या है? कुशीनारा या पावा है। काशी का जो है राजधानी वाराणसी है। कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे बुद्ध ने दिया था? तो श्रावस्ती में ही दिया था। चेदी की राजधानी कहाँ है? तो सुक्तिमती। चेदी किस कौन सा एरिया था? तो ये आपका बुंदेलखंड का जो एरिया है ना, ये चेदी कहलाता था। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। वत्स की राजधानी आपकी कौशाम्बी है। सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र में, नॉर्थ में हम इसे क्या कहते थे, मतलब उत्तर साइड में अहिछत्र कहते थे और दक्षिण साइड में इसे काम्पिल्य कहते थे। तो मतलब दो राजधानियाँ चलती थी पांचाल की, नॉर्थ में अहिछत्र और साउथ में काम्पिल्य। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी दिया रहेगा आप देख लीजिएगा। ये यूपी का है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूपी में कितने महाजनपद हैं? टोटल 8 महाजनपद हैं। कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं? तो ये आपको तैयार होना चाहिए। अगला हम देखेंगे, किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था? तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि काशी क्षेत्र में किस जो है राजा ने भेजा था और पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए? तो ये थे आपके चालुक्य राजा कुमारपाल। इनका नाम क्या है? कमारपाल नहीं, कुमारपाल है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई है। और इनका कार्यकाल क्या था चालुक्य राजा कुमारपाल का? तो 1153 से लेके 1100 चालुक्य राजा कुमारपाल थे। और इनके बारे में, कुमारपाल के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देख लेते हैं कि ये कौन थे। तो ये जैन अनुयायी थे। जैन आचार्य हेमचंद्र जो है इनके दरबार में रहते थे। अहिंसा का समर्थक करते थे। कौन करता था? तो चालुक्य राजा कुमारपाल। पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने जो है पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किन्होंने? कुमारपाल ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने सिंघल द्वीप जो आज का श्रीलंका है उसके विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा? तो ये जो है आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है ऐसा किया था। इनका कार्यकाल क्या था नरसिंह वर्मन का? तो 630 से लेकर 638 ईस्वी। अब हम देखेंगे 2014 का मेंस। देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला था हड़प्पा में? लोथल से मिला था। अब हम देख लेते हैं कि लोथल कहाँ है। लोथल आपका गुजरात के अहमदाबाद में है। लोथल की खोज किसने की है? तो SR राव ने 1954 में की है। पूछा गया क्वेश्चन है कि लोथल की खोज किसने की है? तो SR राव ने कब की है? 1954 में। यहाँ से लोथल से जो है धान या चावल के और बाजरे का साक्ष्य मिला है। धान का भी साक्ष्य मिला है प्लस बाजरे का भी साक्ष्य मिला है। और लोथल से ही आपका फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृद मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, 3 युगल समाधि प्लस आपका मृदभांड भी कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के तट पर है। और लोथल को जो है यहाँ पे एक बंदरगाह भी था लोथल में, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉकयार्ड के नाम से ये फेमस है ये बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? लोथल बंदरगाह। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 2, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। इस टाइम पे शासक कौन था? तो कालाशोक था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सौकामी या सबकामी थे। ये कब हुआ था? तो 383 BC में हुआ था। BC में हुआ था 383 BC। इस द्वितीय बौद्ध समिति में क्या हुआ था कि बौद्ध समिति में 2 भागों में विभाजित हो गया था। स्थिरवाद, स्थाविर और महासांघिक के 2 भागों में ये विभाजित हो गया द्वितीय बौद्ध संगीति। तो इम्पॉर्टेंट है कि स्थाविर और महासांघिक में कब विभाजन हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ था इनके बीच में। अगला हम देखेंगे, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये आपकी अंग की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर है 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? तो ये जो है 305 BC में पराजित किया था। ये हमें इस युद्ध का वर्णन किस उसमें मिलता है? तो एपियानस अभिलेख है उसमें इसका वर्णन मिलता है। क्या है? एपियानस। युद्ध के उपरांत क्या हुआ? तो युद्ध के उपरांत जो है एक संधि होती है जिसमें क्या होता है? सेल्यूकस ने हेरान, अराकेशिया जिसे हम क्या कहते हैं कांधार, काबुल का क्षेत्र जो है किसे दे दिया? तो चंद्रगुप्त को दे दिया। और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किससे किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस ने जो है हेरात दिया, अराकेशिया
और काबुल का क्षेत्र किसे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और अपनी पुत्री जो है उसकी हेलेना, उसका भी विवाह किससे किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और इस युद्ध का वर्णन किसमें दिया गया है? तो एपियानस नामक एक अभिलेख है, उसमें दिया गया है। अगला हम देखेंगे किन नगरों का उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में है? तो किन नगरों का उल्लेख जो है कनिष्क के रबतक अभिलेख में है? तो ये है आपका साकेत, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र। ये चारों नगरों का जो है वर्णन किस में है? तो रबतक एक अभिलेख है कनिष्क का, उसमें है। साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र। रबतक अभिलेख की खोज कब हुई? तो 1993 में हुई। ये कहाँ मिला है? तो ये आपके अफगानिस्तान से मिला है। रबतक अभिलेख जो है कनिष्क के साम्राज्य के विस्तार के संबंध में जानकारी देता है हमें। तो कौन सा अभिलेख जो है कनिष्क के साम्राज्य की जानकारी देता है? तो ये आपका रबतक अभिलेख है। अगला है हमारा 2013 का मेंस का क्वेश्चन, देखते हैं इसको। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित कौन से ऐसे आभूषण हैं जो प्राप्त हुए हैं? तो मादहा यूपी से जो है प्राप्त हुए हैं। जो कहाँ पे मादहा कहाँ पे पड़ता है? तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ से जो है हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। अब मादहा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ से श्रृंग के बने उपकरण प्लस आभूषण भी मिले हैं। सींग से बने हैं, कुछ श्रृंग से भी बने आभूषण हैं। सरायनाहर से अधिक यहाँ पे क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं। ब्लेड, खुरपनी, भेदक, चंद्रिक त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज भी मिले हैं। तो यहाँ से जो है आपका ब्लेड भी मिला है, खुरपनी भी मिला है, भेदक, चंद्रिक त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, ये सभी जो कहाँ से मिला है? मादहा से मिला है। सरायनाहरपुर से भी आभूषण मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? तो मादहा से मिले हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा ऐसा एक हड़प्पा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ में पड़ता है। इसकी खोज किसने की है? तो RS बिस्ट ने इसकी खोज की थी धौलावीरा की। और कब की थी? तो 1990 से लेकर 91 में की थी। इसमें 2 भाग जो है आयताकार दुर्गबंदी हैं या प्राचीरों द्वारा घिरे हुए हैं, जबकि तीसरा जो दक्षिण में है वो घिरा हुआ नहीं है। अगला हम देखेंगे वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध है। यहीं पे हम देखेंगे कि वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद के जो श्लोक को गाता है या ऋचाओं को गाता है उसे हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। सामवेद के पुरोहित को हम क्या कहते हैं? उद्गाता, यानी जो सामवेद के ऋचाओं को गाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित कौन है? तो अधर्यु हैं। अथर्ववेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं? ब्रह्म कहलाते हैं। तो ये तीनों ही, चारों को ही याद रखिएगा। ऋग्वेद के गाता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। सामवेद के गाता को या ऋचाओं के गाने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। यजुर्वेद के अधर्यु और अथर्ववेद के ब्रह्म कहते हैं। अगला हम देखेंगे चतुर्थ बौड़ संगीति या परिषद किसके शासन काल में हुई है? तो ये आपके कनिष्क के शासन काल में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो कश्मीर के कुंडल वन में ये संपन्न हुई चतुर्थ बौड़ संगीति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। शासक कौन था चतुर्थ बौड़ संगीति का? तो कनिष्क था। और बौद्ध धर्म जो है यहाँ पे 2 भागों में बट गया या 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला आपका हीनयान है, दूसरा आपका महायान है। तो महायान शाखा से कनिष्क संबंधित था। ये याद रखिएगा कि हीनयान से नहीं संबंधित था, महायान शाखा से संबंधित था कनिष्क। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर, किस तट पर? झेलम के तट पर पराजित किया था। तो पुरु या पोरस इसे कहा जाता है। इस राजा को जो है किसने पराजित किया था? तो सिकंदर ने जो है झेलम के तट पर पराजित किया था। झेलम जो है उस टाइम की वितस्ता नदी थी, उसे कहा जाता था। आज का झेलम है, उस टाइम पे प्राचीन टाइम पे इसे क्या कहा जाता था? वितस्ता कहा जाता था। और हम देख लेते हैं सिकंदर के बारे में थोड़ा सा। तो सिकंदर जो है 326 BC में खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया। तक्षशिला के राजा आम्भी ने इसकी सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? तो सिकंदर की सहायता की थी। और इसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली। किसने स्वीकार की? आम्भी के राजा ने स्वीकार की। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। शक संवत प्रारंभ होता है। तो शक संवत कब प्रारंभ होता है? तो ये होता है
308 ईस्वी को प्रारंभ होता है। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में शक संवत प्रारंभ किया था। तो शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने किया था। किस उपलक्ष्य में किया था? तो राज्यारोहण यानी गद्दी, जब गद्दी पर बैठने वाला था उस स्मृति में जो है शक संवत चलाता है। कनिष्क ने जो है कश्मीर में कनिष्कपुर एक नगर बसाया था। तो किसने जो है कनिष्कपुर नगर बसाया कश्मीर में? तो ये आपके कनिष्क ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसमें कहा गया कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ये जो है आपका मेगास्थनीज कहता है कि प्राचीन भारत में दास्तां यानी दास नहीं होते हैं। ऐसा किसने कहा है? तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका, इसकी पुस्तक है, उसमें कहा है। अब मेगास्थनीज जो है सेलुकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? तो मेगास्थनीज रहता था। इसकी पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है, याद रखिएगा। इसने जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। किसने बांटा है? तो मेगास्थनीज ने। देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी है। ये जो भी क्वेश्चन लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। ये किसका राजदूत था? तो ये सेलुकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में बांटा है। देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी है। एक तो है आपका, पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है कारीगर, पांचवा है योद्धा और छठा है निरीक्षण, सातवां है मंत्री। इसमें जो है 7 श्रेणियों में इसने बांटा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तमिल ग्रंथ में किसे जो है लघुवेद कहा जाता है? तो ये कुराल एक वेद है, इसे जो है लघुवेद कहा जाता है। ये किस भाषा में है कुराल? तो तमिल भाषा में है। इसके रचयिता कौन है? तो तिरुवल्लुवर जो है कुराल के रचयिता हैं। इसे जो है तमिल साहित्य का बाइबिल या पंचवेद भी कहा जाता है। तो कुराल को लघुवेद, बाइबिल और पंचवेद भी कहा जाता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके रचयिता कौन है? तो तिरुवल्लुवर हैं। ये किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो प्रशासन का कार्य कौन सा वारियम उद्यान देखता था? तो ये था टोट्टवारियम उद्यान जो था ये प्रशासन का कार्य देखता था। चोल प्रशासन में आगे हम देख लेते, थोड़ा सा नोट इम्पॉर्टेंट है। चोल प्रशासन में वारी पेरुमकल समिति के सदस्य कहलाते थे। चोल प्रशासन में वारी पेरुमकल समिति के सदस्य कहलाते थे। इसमें जो है टोटल 30 सदस्य होते थे। 12 सदस्य उद्यान समिति यानी टोट्टवारियम से संबंधित थे और 6 सदस्य जो है एवीवारियम के लिए निर्वाचित होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है चोल शासकों के बारे में, याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे 2010 का मेंस का री एग्जाम। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है एक तरफ, दूसरी तरफ नदी है। किस नदी पे कौन सी हड़प्पा संस्कृति बसी हुई थी? तो हड़प्पा जो था आपका रावी नदी के तट पे था। कालीबंगा आपका घग्घर नदी थी उसके तट पे है। लोथल आपका भोगवा नदी पर है और रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी पर है। तो हड़प्पा, रावी, कालीबंगा जो है घग्घर, लोथल भोगवा, रोपड़ किस पे है? सतलज नदी पे है। मोहनजोदड़ो किस पे है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ताकि आपको भी याद रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम युग के राजवंश कौन है? देखते हैं कि संगम युग जो है किन राजवंशों से मिलकर बना है। तो ये आपके उसमें आते हैं चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य जो है आपके संगम युग के राजवंश हैं। जबकि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु। इसमें था कि पल्लव वंश इसका शासक मतलब इस संगम युग से संबंधित नहीं है। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। इसका कार्यकाल क्या है? तो 575 से लेकर 600 ईस्वी इसका कार्यकाल है। याद रखिएगा संगम युग से कौन कौन संबंधित? चोल, चेर और पांड्य। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है? तो तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कौन है? ये जो है कम्बन है। तमिल भाषा के त्रिरत्न कौन से हैं? तो आपसे अगर पूछा जाए कि तमिल भाषा के त्रिरत्न कौन से हैं, तो पहले हैं आपके कम्बन, दूसरे हैं ओट्टुकुट्टन, तीसरे हैं आपका पुगलेंदी। याद रखिएगा तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्बन, ओट्टुकुट्टन, पुगलेंदी। कम्बन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो चोल शासक कुलोत्तुंग के शासनकाल में कौन थे? तो कम्बन रहते थे। मतलब इनके शासनकाल में कौन थे? कुलोत्तुंग के शासनकाल में कम्बन थे या इनके दरबार में थे, ये भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, प्रथम बौद्ध परिषद का किसने किया? अध्यक्षता किसने की है?
तो ये जो है महाकश्यप ने जो है अध्यक्षता की थी प्रथम बौद्ध समिति के। इसके शासक कौन थे? तो अजातशत्रु शासक थे। कब हुआ था? तो 483 BC में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं सेकंड बौद्ध समिति कहाँ पे हुई। तो ये वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 BC में। इसके जो शासक अध्यक्ष कौन थे? तो सौकामी थे। और शासक कौन था? तो कालाशोक शासक था। थर्ड बौद्ध समिति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 250 BC में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्स थे। और शासक कौन था? तो अशोक था। मोगलीपुत्र तिस्स ने ही अभिधम पिटक की रचना की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर का जो बौद्ध परिषद थी या बौद्ध समिति आयोजित हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। कब हुई थी? तो पहली शताब्दी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसी में जो है चौथे बौद्ध समिति में ही हीनयान महायान का विभाजन हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। गुजरात यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई कि गुजरात जो है, यहाँ पे गुजरात कर लीजिएगा, सही से लिख देते हैं हम। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है, किससे यह प्रमाणित होता है कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था? यह जो है प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संबंधित था। मतलब उस टाइम पे वहाँ पे भी चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है। गुजरात में जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। इसी वजह से पता चलता है हमें कि गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य वहाँ तक फैला हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमिनदेई स्तंभलेख से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अब हम देखते हैं थोड़ा सा रुमिनदेई स्तंभलेख के बारे में। इसी को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। रुमिनदेई स्तंभलेख को हम क्या कहते हैं? तो आर्थिक अभिलेख भी इसी को कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो फ्यूरर ने जो है इसकी खोज की थी रुमिनदेई स्तंभलेख की। अशोक का यह सबसे छोटा स्तंभलेख है। ये भी पूछा गया है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? तो रुमिनदेई स्तंभलेख है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। तो कहाँ पे आया था 20 वर्ष बाद? लुम्बिनी, जहाँ किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है अशोक लुम्बिनी जाता है? तो 20 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद जो है लुम्बिनी जाता है। अगला हम देखेंगे 2010 का मेंस। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो विष्णु के किस अवतार को जो है सागर से पृथ्वी को निकालते हुए दिखाया गया है, अंकित किया गया है? तो ये जो है इनका वराह अवतार जो है संबंधित है इससे, और ये गुप्त काल से संबंधित है ये सारी घटना। पौराणिक मान्यता अनुसार विष्णु के जो है 24 अवतार हुए हैं, जिनमें मत्स्य और कच्छप के बाद तीसरा अवतार कौन सा था? तो वराह अवतार था। पहला मत्स्य अवतार था, दूसरा उनका कच्छप था, तीसरा कौन सा था? वराह। इसी में जो है सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। वराह अवतार के बारे में थोड़ा देखते हैं। विष्णु का मुख जो है सूकर का तथा शरीर किसका था? मानव का। मुख जो है सूअर का था और शरीर किसका था? मानव का था। याद रखिएगा। नोट देख लेते हैं इसमें। दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जो है समुद्र में छिपा दिया था। इस वजह से जो है ये पृथ्वी को समुद्र से निकालने गए थे। कौन गए थे? तो वराह अवतार में विष्णु भगवान गए थे। तब ब्रह्मा की नाक से विष्णु जो है वराह रूप में प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? तो राजा नंद का जो है उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है नंद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता है। कलिंग विजय की जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलती है? हमें जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है कलिंग विजय की जानकारी भी मिलती है। अगला हम देखते हैं इसी में धनदेव के अयोध्या। धनदेव ने जो है, धनदेव का कौन सा अभिलेख है? अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये आपका 2019 में, आई थिंक 2019 या 20 में जो है यूपी PCS में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि धनदेव
तो धनदेव ने जो है अध्याभिलेख लिखा है और इसी में जो है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। अगला हम देखेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से उसके द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। ये सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य करवाता है, जिसका जो है पुनर्निर्माण कौन करवाता है? तो रुद्रदामन करवाता है। ये किससे पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ये सौराष्ट्र कहाँ है आपका? गुजरात वाला एरिया है, वहीं पे है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, मतलब किस काल से संबंधित है? तो ये जो है गुप्त काल से संबंधित है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा बुद्ध की प्रतिमा है ये। अब हम देखते हैं गुप्त काल की 3 बुद्ध मूर्तियाँ जो हैं बहुत उल्लेखनीय हैं, जैसे आपकी सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, दूसरा है आपका मथुरा की बुद्ध मूर्ति, तीसरा है आपका सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। वर्तमान में जो है बर्मिंघम संग्रहालय में ये स्थित है। सुल्तानगंज की जो बुद्ध मूर्ति है ये कहाँ पे है? बर्मिंघम संग्रहालय, जो आपका कहाँ है? इंग्लैंड में है। अगला देखेंगे हम, रजत या चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। हाल ही में एक सिक्का मिला है, कहाँ से मिला है? तो इसमें क्वेश्चन था कि सबसे पहले इसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता था कि इसने जो है रजत या चांदी के सिक्के जारी किए थे, लेकिन हाल ही में एक सिक्का मिला है जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी चांदी के सिक्के जारी किए हैं। तो आयोग ने जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना है, आप भी प्रथम को ही मानिएगा, क्योंकि ये सिक्के का प्रमाण मिल चुका है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी चांदी के सिक्के जारी किए थे। नोट डाउन में हम देख लेते हैं कि नोट में क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय पर विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र श्रेणी के चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इन्हीं को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही पहले क्या माना जाता था कि रजत या चांदी के सिक्के कौन जारी किया है? सबसे पहले तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, लेकिन अभी कुछ प्रमाण मिले हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो अब कौन सा आंसर हमें देना है? चंद्रगुप्त प्रथम को देना है। अगला है हमारा क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम का कार्यकाल क्या है? तो 756 से लेकर 773 ईस्वी। ब्राह्मणों को इसने जो है धन भी दान दिया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने दान दिया था। तो ये हमारा जो है प्री खत्म हो गया एंशिएंट का, मेंस खत्म हो गया एंशिएंट का। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसकी PDF परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।